पढ़ाया था लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा था पोटेंशियोमीटर। ये एक डिवाइस है। पोटेंशियोमीटर क्या है? एक डिवाइस। जैसे कोई भी मीटर होता है नापने वाला, जैसे अमीटर पढ़ा था हाई स्कूल में, याद है अमीटर, जिससे करंट नापते थे। वोल्ट मीटर पढ़ा था, जिससे वोल्टेज नापते थे। इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे भी देखे होंगे मीटर जो रखे होते हैं, जिससे वो ऐसे लगाते हैं तो उसमें सुई ऐसे घूम जाती है। उसी तरीके का एक मीटर है, बिल्कुल वैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग होता है उससे ये, और इसका नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, इसको हम बोलते हैं हिंदी में विभव मापी। क्या बोलते हैं? विभव मापी। ये भी ये भी वही काम करता है जो वोल्ट मीटर करता था। वोल्ट मीटर क्या करता था? वोल्टेज को नापता है। वोल्टेज को नापता है, ये भी वोल्टेज को नापता है। अब क्वेश्चन ये है, जब वो नाप रहा है वोल्टेज को, तो इसका क्या काम है? इसको क्यों बनाया? बताओ क्यों बनाया? इसमें और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस है? वो थोड़ा कम बताता है, और ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू बताता है। जितना पोटेंशियल होगा उतना ही बताएगा। वोल्ट मीटर थोड़ा क्या बताता है? कम। क्यों? हाँ, तो करंट जब उसमें जाता है तब उसकी सुई घूमती है, तो उसे चलाने के लिए भी तो करंट चाहिए ना। जैसे मान लो कोई रेजिस्टेंस है, इसके दोनों सिरों पे आपको वोल्टेज पता लगाना है कि कितना वोल्टेज है इसमें, मान लो करंट जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ऐसे करके यहाँ पे लगाओगे वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर लगा दिया। एक सिरा यहाँ लगाओगे, एक सिरा यहाँ लगाओगे, ठीक है। अब जैसे ही ये वोल्ट मीटर लगेगा ना, इस वोल्ट मीटर के अंदर भी क्या जाएगा? इसका कुछ करंट जाएगा, तब इसकी सुई बताएगी। तो जो करंट इसके अंदर गया वो तो क्या हो गया? सुई को घुमाने में ही उसकी एनर्जी खत्म हो गई। कुछ पोटेंशियल क्या हो गया? ड्रॉप हो गया, यहाँ पे लूज हो गया कुछ पोटेंशियल। अब मान लो 10 था, अगर इन दोनों सिरों के बीच 10 वोल्ट था, तो ये कितना बताएगा? 9 वोल्ट, क्योंकि 1 वोल्ट तो इसने बताने का ही ले लिया ना। 1 वोल्ट तो इसने बताने का ही ले लिया। लेकिन इसका यूज ज्यादा करते हैं, इसका कम करते हैं, क्योंकि ये जो है ना पोटेंशियोमीटर, ये बहुत बड़ा डिवाइस है। वोल्ट मीटर छोटा सा मीटर होता है, इसको कहीं भी लगा दो, कहीं भी ले जाओ उठा के। इसको ऐसे ले जाया या लाया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात करेंगे कि कौन अच्छा एकदम से पोटेंशियल बता सकता है, तो अच्छे की बात करेंगे तो फिर कौन बताएगा? पोटेंशियोमीटर इससे ज्यादा अच्छा है रीडिंग बताने के लिए, यानी वोल्टेज बताने के लिए। बात समझ में आ गई? इसको कंपेयर भी करेंगे हम लास्ट में, और इसको है ना। उसके बाद इसको फिर बताओ, इसका डायग्राम कैसे बनवाया था मैंने पोटेंशियोमीटर का? क्या था इसमें? क्या करते हैं? ऐसे करके एक बहुत बड़ा वायर लेते हैं, लगभग कितने मीटर का, और उसको ऐसे करके फोल्ड करके लगाते जाते हैं। ये ऐसे करके फोल्ड करके लगा दिया मैंने। कितने फोल्ड बनाए हैं? 1 2 3 4 बनाए हैं। लेकिन यहाँ 10 बनेंगे, तो 10 तो मैं बनाऊंगा नहीं। मैंने बता दिया कि कितने मीटर का वायर है। हर पीस इसका 1 1 मीटर का है। हर पीस इसका 1 1 मीटर का, तो 10 पीस लगे होंगे तो 10 मीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं? ये वायर मान लो मैंने ए और बी, ये एक सिंगल वायर है पूरा, इसको ऐसे मोड़ मोड़ के रखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का हम वो देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद इस वाले, चलो इसको ए बोल देते हैं, नीचे वाले को इसको बी, कल ऐसे ही बनाया था ना। उसके बाद यहां से हम क्या कनेक्ट करते हैं? एक, इसका क्या नाम है भाई? रुक जाओ मैं पूछता हूँ आप लोगों को। इसका क्या नाम है, ये जो लगाया है? देखो कल पढ़ाया था, आज दिलाएंगे। अभी एग्जाम्पल दिया था ना मैंने स्टार्टिंग में आते ही, यही होगा अगर घर नहीं पढ़ोगे तो। क्या नाम था इसका? उससे मत पूछो, तो कल आया ही नहीं था। पता ही ना, मैंने नहीं बताया कल। हाँ तो आज एग्जाम्पल देखो, अभी जो बात कही थी उसके एग्जाम्पल भी मिल रहे हैं। तुम बताओ क्या है ये? रिहॉस्टेड है ये। ये क्या है? रिहॉस्टेड। अब ये क्या होता है? तो बहुत खतरनाक सा नाम है, इसका क्या काम है? रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। करंट को, सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करना है कितना नहीं करना है उसको कंट्रोल करने के लिए ये लगाते हैं। इसका सिंबल ये है, इसको बोलते हैं रिहॉस्टेट। हिंदी में देखो, हिंदी में क्लियर हो जाएगा, हिंदी में इसका नाम है धारा नियंत्रक। क्लियर है? नाम से ही पता चल रहा है, धारा को क्या करेगा सर्किट के अंदर? कंट्रोल करेगा। बात समझ में आ गई? तो इसका सिंबल है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या लगाते हैं बताओ? एक, ये भाई किसका सिंबल है? क्या नाम है तुम्हारा? अंकुर राणा, क्या नाम है?
अतुल, ये सिंबल किसका है? अरे तुम तो 10th में पढ़े थे यार। हैं? ये जो सिंबल बनाते हैं ये वाला, ये किस चीज का सिंबल होता है? इसका स्विच तो ये है। स्विच ये है। इसको अगर ये ऐसे खोल दिया तो ये हमारा सर्किट ओपन हो गया। ऐसे बिंदी लगी है तो क्लोज हो गया। है ना? स्विच ऑन है इस समय। और बिंदी हटा दूंगा तो स्विच ऑफ है। इसको क्या बोलते हैं? ये जो है ये क्या है? भूल गए थे, वो सब भूल गए। तुम बताओ, ये क्या है? क्या? पता नहीं। ये क्या है? बैटरी का सिंबल है ना ये? भूल गए बैटरी को? अरे यार, दो सिंबल थे ऐसे करके, एक बड़ा बनाते हैं एक छोटा बनाते हैं तो ये सेल होता है। और कई सारे बना देते हैं तो ये बैटरी होती है। ये सेल होता है। याददाश्त आई वापस? हाँ, ऐसी आएगी धीरे धीरे। तो चलो, समझ गए? एक देखो बहुत बड़ा वायर है। उसके एक पॉइंट को हमने कनेक्ट करा रिहोस्टेट से, और बैटरी का ये कौन सा टर्मिनल है? निगेटिव। और ये बड़ा वाला क्या होता है? पॉजिटिव। और दूसरे सिरे को कनेक्ट करा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एक स्विच लगा दिया है। ठीक है? इससे करंट फ्लो होगा, इससे करंट कंट्रोल होगा, और इससे करंट ऑन या ऑफ होगा। और ये वायर लगा दी। अब क्या करेंगे? अभी पोटेंशियोमीटर नहीं बनाया। अभी इसका ये वाला जो सिरा है ना, यहां से एक वायर और निकालना है। इस वाले वायर पर आपको एक ये लगा देना है। ये एक मीटर है एक टाइप का। इसका क्या नाम है? तुम बताओ काव्य। ये कौन सा मीटर है? जी बनाया है? अरे यार, इतनी गरीबी है। ज्यादा गरीब हो गए अब तुम। ये क्या है? इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं? ये सब पढ़ चुके हो आप, फिर भी नहीं बता पा रहे। गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर भी करंट नापता है। अमीटर भी करंट नापता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? गैल्वेनोमीटर भी करंट नापता है, अमीटर भी करंट नापता है। तो गैल्वेनोमीटर में और अमीटर में क्या डिफरेंस है? हाँ, और अमीटर बड़ा करंट नापता है। अमीटर को यूज करते हैं 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर ऐसे करंट नापने के लिए। गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटे करंट को भी नाप सकता है। ठीक है? तो ये हमने क्या लगा दिया? एक गैल्वेनोमीटर। अच्छा, ये जो लगाया ना, ये एरो जो बनाया है, इसको हम मूव करा सकते हैं वायर पे कहीं भी। ये एक पॉइंटर है। इसको बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं? जॉकी। जॉकी समझ लो, ये जॉकी है। इसको यहाँ टच करा दो, यहाँ करा दो, यहाँ करा, ये फिक्स नहीं होता इस पे। इसको आप कहीं भी इस पे वायर पे टच करा सकते हो। अरे बात समझ में आ गई? तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमने कल पढ़ाया था आपको, इसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर करता क्या है? तो पोटेंशियोमीटर के मैंने यूज बताए थे। पहला यूज बताओ इसका, क्रिस। पहला क्या यूज है इसका? करता क्या है? ये किसी भी सेल का क्या नाप सकता है? ईएमएफ नाप सकता है। ईएमएफ और कुछ नहीं है अभी के लिए, आप समझ लो ये सेल का क्या है? वोल्टेज ही है। 4 वोल्ट का सेल है, 5 वोल्ट का सेल है। मान लो आपके पास कोई सेल है, आपको नहीं पता इसका कितना वोल्ट है, कितना वोल्टेज है। इससे क्या कर लोगे? नाप लोगे कितना वोल्टेज है। अभी बताया नहीं है कैसे मेजर करते हैं, वो आज बताएंगे। ठीक है? और क्या कर सकते हैं इससे? है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं इससे। इंटरनल मतलब, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी बता दो। ये होता क्या है? ये गहराइयों में चले गए बहुत ज्यादा। एक एक लाइन में आंसर देना है। सेल के अंदर के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वो तो डीप बताया ही है, वो तो उसको तो रखो बस माइंड में। अब बार बार उसको थोड़ी ना पूरा समझाने लगोगे। है ना? सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, पता है ना? उसको क्या बोलते हैं? बात खत्म। अगर पूरा डिटेल में समझना है तो वीडियो आ रही है यहाँ पे, जाओ देखो और पूरा डिटेल में है वहां। पर इतना ही बताना। तो समझ गए ना? सेल का वोल्टेज तो बताओगे ही बताओगे इससे। उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है ना, वो भी बता दोगे। और क्या कर सकते हैं? करंट भी मेजर करेंगे इससे। नहीं, एक और पॉइंट बताया था। है?
तो हो गया ना, वोल्टेज ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है। तीसरा वोल्टेज, ईएमएफ वोल्टेज तो एक ही बात है ना, वो लिख तो दिया ऊपर। ईएमएफ कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। थर्ड एक और पॉइंट था, वो और बताओ फिर जल्दी, फिर इन्हीं को आज करना भी है हमें। ये करते कैसे, ये बताया था यार, जल्दी बताओ, तुम बता दो। दो बताए थे, क्या करते हैं और अगला पॉइंट है, क्या करें? किसी वायर का, नहीं वायर का रेजिस्टेंस से फाइंड नहीं करते, वायर का रेजिस्टेंस के लिए मीटर ब्रिज है, उसके लिए अलग डिवाइस है ना मीटर ब्रिज। तो वो मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर अलग अलग है ना दोनों, मिला क्यों रहे हो दोनों को? तुम बताओ, और क्या था तीसरा? हाँ देखो ये बताया ना, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो आप, कि किसका ज्यादा ईएमएफ और किसका। मान लो दो सेल हैं, उनका वोल्टेज हमें नहीं पता, दोनों में से किसी का नहीं पता कि इसका कितना वोल्ट है, इसका कितना वोल्ट है। पोटेंशियोमीटर बता देगा कि इसका ज्यादा है, इसका कम है। ये नहीं बताएगा कि कितना कितना है, कंपेयर बताएगा कि इसका वो ज्यादा है वोल्टेज और इसका क्या है, कम है। कंपैरिजन हो गया ना ये एक तरीके से। तो दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, ये तीन यूज है इसके। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ये नहीं बताया था कल, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं, बताया था। सबसे पहला पॉइंट यही था मेरे ख्याल से। अरे समझ गए। अब देखो ये कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे, वो आज हमें समझना है। तो पहले हम समझेंगे इस वाले पॉइंट को, कि अगर दो सेल हैं हमारे पास, तो दोनों के ईएमएफ को कैसे चेक करेंगे, किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो पहली हेडिंग में यही डाल दूंगा, ठीक है। इसको मिटा दूं, ये तो तुम्हारा अभी चैप्टर का एंड है ना, तो इसको तो नोट करने का कोई फायदा ना है, आज जो कराऊं वो कर लेना। और इसको चाहो ना, कल जो कराया था कल वाला वर्क नोट कर लेना यहीं से ही, विभव मापी से ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बोर्ड में आ जाता है पूरा विभव मापी लिखने को, है ना। तो इसको नोट कर लेना, समझ तो गए तुम। तो डायग्राम वगैरह सब बना लेना, कल वाले फोटो खींच लेना कल वाले काम के, कॉपी लेके किसी की। चलो हेडिंग डालो, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी हिंदी में कहेंगे विभव मापी के उपयोग, विभव मापी के उपयोग, यूज पढ़ेंगे इसके, ठीक है। और पहला यूज हमने आपको बताया, दो सेलों के ईएमएफ को, ईएमएफ की तुलना करना, दो सेलों के ईएमएफ की तुलना करना, पहली हेडिंग ये डालो, किसका ईएमएफ ज्यादा है किसका कम है। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, नोट करो जरा, हेडिंग डालो, सही है। देखो उधर, अब पोटेंशियोमीटर का यूज करके दो सेल है हमारे पास, और बताना है किसका वोल्टेज ज्यादा है, घर वाले का या घर वाले का। दो सेल दिख रहे हैं ना, है ऐसे दिमाग में इमेजिन कर, अभी यहाँ दिखेंगे अभी थोड़ी देर में बोर्ड पे। तो पोटेंशियोमीटर का यूज करोगे तो पोटेंशियोमीटर को बनाओ तो पहले, तो अभी जो डायग्राम बनाया था उसको बना लो पहले एकदम जल्दी फटाफट। ठीक, ऐसे था एक वायर, फिर इसको नीचे ले गए, फिर एक वायर ऐसे ले गए, फिर इसको नीचे ले गए, ऐसे ले गए, नीचे लेके आए, ये तो था। ऐसे करके 10 है ये, है ना। हर एक कितने मीटर का है, 1 मीटर का, तो 10 मीटर मान लेते हैं वायर पूरा। फिर क्या करा था बताओ, इसके इधर वाले पॉइंट से, ये दो सिरे हैं ना इस तार के, इसके एक सिरे से हमने क्या कनेक्ट करा था अभी, रिहोस्टेट, ये करंट कंट्रोलर है, करंट कंट्रोलर का नाम है रिहोस्टेट, आर एच बोल देते हैं शॉर्ट में।
फिर हमने यहां पर क्या कनेक्ट करी थी, बैटरी। बैटरी के आगे लगाया था स्विच, और इसको कनेक्ट कर दिया था कहां से, इस पॉइंट से। बना लोगे ना, सिंपल डायग्राम है। कभी कभी केवल डायग्राम ही आ जाता है बनाने के लिए, कि पोटेंशियोमीटर का वो बना दो बस, सर्किट डायग्राम। वैसे बना देना है। बन गया क्या, क्या रह गया अभी? अभी जॉकी और गैल्वेनोमीटर भी तो लगाने हैं ना। तो क्या करते हैं, इस ए पॉइंट से हम गैल्वेनोमीटर को और जॉकी को लगाते हैं। लेकिन अब जो दो सेल है तुम्हारे पास, मान लो एक सेल ये है और एक सेल ये है, दो सेल है ना। अब इन सेल को कहाँ लगाना है, जिनका ईएमएफ हम पता करना चाह रहे हैं, तो उनको यहीं लगाना है, जॉकी वाले तार में ही। इसमें जॉकी लगा रहे हो ना, उसी वायर में लगाना है। तो देखो लगाओ, एक सेल मान लो मैंने ये लगा दिया, ऐसे बनाते हैं सेल का सिंबल। और यहाँ पर एक स्विच भी लगाना है, इसके सेल के आगे भी एक स्विच लगाना है, वो अभी मैं बताऊंगा इसका क्या काम है। और एक और सेल यहीं लगाओगे, दो सेल है ना, और इसके आगे भी क्या लगाना है, एक स्विच। दोनों में एक स्विच लगाना है, ऑन ऑफ वाला। और फिर दोनों को ऐसे यहाँ से कनेक्ट कर देना है आपस में, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगेगा, और गैल्वेनोमीटर के ऊपर क्या लगेगा, एक चौकी लगेगी। ये पूरा सर्किट डायग्राम बना। तो ध्यान रखने वाली बातें कौन सी, देखो जहां गलती होती है डायग्राम में, हमेशा ध्यान रखो, इस ए पॉइंट से ही आपको तीन वायर कनेक्ट करने हैं। अगर दो सेल को कंपेयर कर रहे हो तो दो वायर ये सेल के, और एक वायर ये जो आ रहा है मेन वायर, ये जहां से करंट आएगा। ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले रहना चाहिए और निगेटिव दूसरे का भी। ऐसा नहीं कि इसका पॉजिटिव निगेटिव कर दिया, इसका निगेटिव पॉजिटिव कर दिया, उल्टा गलत हो जाएगा, रीडिंग गलत आएगी। फिर बात समझ आ रही है, पहले पॉजिटिव बाद में, इसका भी जैसे ऊपर वाला लगाया वैसे नीचे वाला लगाओ, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। और ये जो ए वाला पॉइंट है ना, बैटरी के साथ भी इसका कौन सा टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव। और ऊपर वाला, यानी ए को हर तरफ से पॉजिटिव से ही जोड़ना है। देखो इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, याद रहेगा। हर बार हर सिरा इसका पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये स्विच क्यों लगाया है हमने, एक बार में केवल एक ही सेल का हम कम मतलब ईएमएफ निकालेंगे। जैसे इसको लगा रहा है ना, तो इसको निकाल रहे हैं तो इसको ऑफ कर देंगे हम, तो एक ही सेल कनेक्ट है बस ऊपर वाला। और जब इसको देखेंगे तो ऊपर वाले को ऑफ कर देंगे, तो नीचे वाला कनेक्ट होगा, मतलब इसको ऑन कर देंगे। समझ गए। इसलिए दोनों में अलग अलग क्या लगाए हमने, स्विच लगाए हैं। केवल एक बार में केवल एक ही सेल सर्किट के अंदर कनेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। अब कैसे फाइंड करेंगे इसका ईएमएफ, वो हम आपको बताएंगे, पहले आप ये डायग्राम बनाओ। बिल्कुल ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बनाया है। सबसे पहले सबसे पहले विभव मापी के तार, विभव मापी के तार के सिरे, सिरों को दो है ना, विभव मापी के तार के सिरों, कौन कौन से सिरे हैं इस विभव मापी के तार के, ए और बी। लिख दो ए तथा बी। विभव मापी के तार के सिरों ए तथा बी को को एक बैटरी, एक बैटरी तथा एक बैटरी तथा एक धारा नियंत्रक से जोड़ते हैं। एक बैटरी तथा एक धारा नियंत्रक से जोड़ते हैं। जिसमें एक जिसमें एक इसको क्या बोलते हैं, स्विच इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कुंजी। चटकनी नहीं, कुंजी। जिसमें एक कुंजी लगी होती है, कुंजी बोलते हैं। जैसे ये है ना, ये वाली है, ठीक है? एक कुंजी लगी होती है। अब आगे लिखो, अब जिन दो सेलों अब जिन दो सेलों
और सैलो को हम कह देते हैं E1 एंड E2। इसका नाम दे दो E1, कैपिटल E1, और इसका नाम कैपिटल E2। अब जिन दो सैलो E1 तथा E2 का नहीं की लिखो, की जिन दो सैलो E1 तथा E2 की तुलना करनी होती है, तुलना करनी होती है, उनको उनको सिरे ए से उनको सिरे ए से अलग अलग जोड़ देते हैं, अलग अलग जोड़ देते हैं, जिनके आगे जिनके आगे एक धारामापी, ये धारामापी लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, जिनके आगे एक धारामापी तथा एक जॉकी लगा होता है, एक धारामापी तथा एक जॉकी लगा होता है। देखो ये पूरी लैंग्वेज जो बताई जा रही है, ये क्या कोई रटनी पड़ेगी क्या? या डायग्राम में से देख के ही लिख रहे हैं? डायग्राम में से देख के लिख रहे हैं। एक धारामापी लगा है, एक जॉकी लगा है ना? तो ये बना लोगे तो फिर तो लिख ही लोगे नीचे वाली लैंग्वेज। अरे बात समझ में आ गई? ठीक। अब हमें कैसे कंपेयर करना है E1 और E2 को, वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब काम कैसे करेगा ये। अभी मैंने आपको क्या बताया, ध्यान सुनना। अभी मैंने आपको बताया इस जॉकी को हम कहीं भी वायर पे टच कर सकते हैं, इसको हम कहीं भी वायर पे टच कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर वाले सेल की बात कर लेता हूं। मैंने कहा एक बार में एक ही सेल आपको सर्किट से कनेक्ट करना है, तो नीचे वाले को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ हो गया। इसमें तो करंट अब जाएगा नहीं, ऊपर वाले में जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले में करंट जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। और अब मैंने क्या करा, इस जॉकी को कहीं भी ऐसी रैंडम टच कर दिया वायर पे, ये जो वायर है नहीं वाला, इस पर कहीं भी टच कर दिया, तो टच करूंगा तो इसमें जो सुई है ना करंट की, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। वो डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब अभी गैल्वेनोमीटर में करंट आ रहा है, तो करंट जाएगा तभी तो सुई क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी ना। ठीक, फिर मैंने कहीं और टच किया, फिर से सुई क्या हुई, डिफ्लेक्ट। अच्छा देखो, इधर टच करूंगा तो सुई अगर इधर डिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो फिर से इधर नहीं जाऊंगा। समझ लो क्या बोल रहा हूँ? जैसे मान लो मैंने इधर टच किया तो सुई इधर गई, फिर आगे टच किया तब भी सुई इधर ही जा रही है, तो आगे जाने का कोई फायदा अब नहीं है। क्योंकि देखो करना क्या है, मुझे मुझे वो पोजीशन ढूंढनी है इस तार में जहां पे सुई डिफ्लेक्ट ही ना करे, ऐसे बीच में रुकी रहे, बीच में होता जीरो, ना इधर जाए सुई और ना, मुझे वो पॉइंट ढूंढना है यहाँ पर। तो जब मैं इधर गया तो सुई इधर जा रही है, तो अब मुझे किधर आना है, इधर आना है ना। थोड़ा और इधर आया, अब भी सुई इधर ही जा रही है। थोड़ा और इधर आया, यहां जैसे आया ना, अब सुई इधर जाने लगी, इधर। तो इधर जा रहा था तो इधर थी, इधर जा रहा था इधर थी, इसका मतलब वो पॉइंट इन दोनों के बीच में ही कहीं पे है। तो अब हम मान लेते हैं कि यही वो पॉइंट है जो मैंने बनाया है। मान लो यही वो पॉइंट है जहां पे सुई क्या हो गई, ऐसे बीच में रुक गई। सही है। अब सुई अगर बीच में रुक गई, दैट इज इसमें जाने वाला करंट कितना हो गया, गैल्वेनोमीटर में करंट जाने वाला कितना हो गया, जीरो। यानी इसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि करंट क्यों नहीं जा रहा। इसमें करंट जीरो हो गया, मतलब बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे स्विच ऑन है, सब कुछ ऑन है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा हमने यहाँ पे ढूंढा जिसमें इसमें जाने वाला करंट जीरो। अब ये कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं रहा, इसमें करंट हो गया जीरो। अब मुझे कोई ये बताओ कि इसमें करंट जीरो हो क्यों गया। इस पॉइंट में ऐसा क्या था कि यहाँ पे जाने वाला करंट जीरो हो गया, मतलब इसका करंट जीरो हो गया। इस वाले वायर में भी कोई करंट नहीं है, पूरे वायर में अब कोई करंट नहीं है। ये जो वायर लगा है ना, ये ऊपर वाले सेल को देखना है, अभी यहां से यहां तक कहीं भी अब कोई भी करंट नहीं है, तभी तो इसकी सुई क्या बता रही है, जीरो। और ये तो छोटे से छोटा करंट भी मेजर कर लेता है, और ये जीरो बता रहा है, इसका मतलब करंट है ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन इसी पॉइंट पर ऐसा हुआ, बाकी पॉइंट पर ऐसा नहीं हो रहा था। इस पॉइंट में ऐसी क्या खास बात है कि यहाँ पे करंट जीरो हो गया वायर में, बता देगा कोई?
करंट इसमें जा नहीं रहा, क्यों नहीं जा रहा? करंट क्यों चलता है पहले तो ये बताओ, करंट जाता क्यों है पहले ये बताओ, तभी तो बताओगे क्यों नहीं जा रहा। कहां से कहां करंट का फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। जैसे आप सेल बनाते हो, ये सेल है, इसमें बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या है? हाई है। छोटा वाला टर्मिनल निगेटिव कहते हैं, निगेटिव मतलब लो पोटेंशियल, कम है ना। अब करंट किधर से निकलेगा बताओ, निगेटिव से पॉजिटिव से? पॉजिटिव से निकलेगा, दैट इज, और एंटर बाद में कहां कर जाएगा? निगेटिव में ही, पूरे सर्किट में घूम के वापस। तो हाई से निकला और किधर गया? लो में। हाई से निकलेगा और लो में जाएगा। अब मान लो अगर यहां भी और यहां भी दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम ही है, ये भी हाई है और ये भी, तो कहां से निकलेगा करंट? कहीं से भी नहीं निकलेगा, तो करंट चलेगा ही नहीं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, पोटेंशियल सेम हो गया बिल्कुल ही, तो करंट चलता ही नहीं है, क्योंकि करंट तब चलता है जब पोटेंशियल डिफरेंस एक हाई हो और एक लो हो। अब यहां समझो, इसको जब हम ऐसे कनेक्ट करते हुए जा रहे थे ना, ध्यान सुनो इधर, जब जॉगी को यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, तो हम क्या कर रहे हैं? लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं इस वायर की। अब इस वायर की लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी, तो कल प्रिंसिपल बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे इस वायर का, B इज इक्वल टू के एल, बताया था। लेंथ बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मैं क्या कर रहा था? ऐसे करके इसकी लेंथ बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। एक पॉइंट ऐसा आया कि इतनी लेंथ का जो पोटेंशियल हुआ ना, वो इस सेल के पोटेंशियल के बराबर हो गया। इस तार का जो पोटेंशियल डिफरेंस था और इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों क्या हो गए? बराबर। अब सेम हो गए पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो गया तो करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। समझ गया ना? इस तार को अगर बढ़ा, इसको कनेक्ट बाहर दूर ले जाते जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता जाता है। देखो, यहां से अगर लेंथ अगर वायर की कम करोगे तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? कम। और लेंथ बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। तार की अगर ज्यादा लंबाई पे टच करोगे तो ज्यादा पोटेंशियल, कम लंबाई पे टच करोगे तो ऐसे कम 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 बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ना जब ये वाला नीचे वाला सेल का और इस वायर का बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उस समय इस गैल्वेनोमीटर में करंट क्या आएगा? फिर जीरो आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है। अब करंट यहां तक तो आएगा, लेकिन अब वो कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा, क्योंकि दोनों ही पोटेंशियल क्या है आपस में? जीरो नहीं, सेम है। सेम का हो, जीरो मत। बात समझ में आ गई? तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा कर सकते हैं ना कैलकुलेट। अगर इस लेंथ को मैं क्या कह दूं, इस लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं? एल। अच्छा, पहले सेल के लिए कर रहे हैं ना, अरे पहले सेल के लिए कर रहे हैं तो इसको L1 कह देते हैं। क्या कह देते हैं? L1। ठीक है, तो बताओ कितना, यहाँ ये जो E1 है और यहाँ का जो पोटेंशियल है सेम होगा। यहाँ का निकालो पहले कितना होगा इस फॉर्मूले से। तो V1 बराबर किसके होगा? के L1 के। और क्योंकि ये नल पॉइंट है, मतलब इस पे पॉइंट पे जीरो है, तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ और ये वाले वायर का ईएमएफ क्या हो चुका है? सेम। तो V1 को ही हम क्या लिख सकते हैं? E1। जितना V1 उतना ही क्या, तभी तो करंट जीरो हुआ, तभी तो करंट जीरो हुआ। अगर मान लो E1 ज्यादा होता और वो V1 कम होता, तो करंट नीचे फ्लो हो जाता। अरे समझ गए? तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता ना। अभी दोनों क्या है? बराबर। तो E1 इक्वल टू क्या आ गया? के L1। इसको क्या मान लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। सेल 1 के लिए हमने बात कर ली, अब हम किसकी बात कर लेते हैं? सेल 2 की। तो अब सेल 2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ऑफ और इसको on। अब बताओ, अगर ये 5 वोल्ट का था, तो ये 5 वोल्ट तो यहां तक में आ गया लंबाई में, इतनी लंबाई में 5 वोल्ट आ गया। क्या ये भी 5 वोल्ट का ही है? ये तो अलग होगा ना। ये मान लो 7 का है या 4 का है, तो अब ऊपर तार की लंबाई भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी या सेम रहेगी? चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि इतनी लंबाई में तो 5 वोल्ट है। इसके लिए भी इतनी लंबाई थोड़ी रहेगी। मतलब अब नल पॉइंट यहां इसके लिए जीरो नहीं दिखाएगा, अब इसका आपको पॉइंट फिर ढूंढना पड़ेगा कि ये कितने पे कम, मतलब जीरो हो रहा है। तो मान लो इसके लिए, नीचे वाले के लिए पॉइंट हम मान लेते हैं यहां कहीं जीरो होगा, थोड़ा कम ले लेते हैं इसका पोटेंशियल। समझ में आ गई? तो इसको हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जब जॉकी को कनेक्ट करोगे ना तब जीरो आ जाएगा, दूसरे वाले केस में।
सेम नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है? सेम क्यों नहीं आ रहा? इसी पॉइंट पे जीरो क्यों नहीं आ रहा दूसरे के लिए, समझ गए? क्योंकि उसका ईएमएफ, उसका वोल्टेज अलग है और पहले वाले का अलग है, तो लेंथ भी तो दोनों के लिए क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी ना। तो इसके लिए मैंने यहां मान दिया। तो अब मैं कह देता हूं इसकी जो डिस्टेंस है इस वाले वायर की वो L2 है। कितनी है? तो फिर से अगर करंट जीरो है तो ये इधर इस वाले वायर का पोटेंशियल और इसका क्या हो जाएगा, सेम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, E2 इज इक्वल टू के, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, आपस में डिवाइड कर दो, तो देखो क्या आएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू के L1 अपॉन के L, कौन कैंसिल हुआ, कैसे के, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या आया, L1 अपॉन, कंपेयर हो गया दोनों का ये में, कैसे कंपेयर हो गया भैया, ये L1 L2 तो तुम्हें पता चल जाएगा ना। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर एक स्केल भी लगा होता है, अगर लैब में जाके देखोगे तो यहाँ स्केल लगा होगा। मान लो यहाँ जो पॉइंट मिला उसकी लेंथ देख लो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। यहाँ जो पॉइंट मिला उसकी लेंथ देख लो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो L1 है 20, 40 और L2 है 20, तो 40/20 करियो। और इधर क्या है, E1 अपॉन E2, जीरो से जीरो कट, टू से टू कट, कितना है, 2/1, 2 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा, तो E1 इक्वल टू 2E2। जो पहले वाले सेल का ईएमएफ है ना, वो दूसरे वाले सेल का क्या है, दूसरे वाले से क्या है, डबल है। देखो यहां से कंपेयर हो गया ना, ये नहीं पता कितना है, लेकिन ये पता चल गया कि पहले वाले का दूसरे से क्या है, डबल है। अगर ये 5 है तो ये क्या है, 10 है। अगर ये 10 है तो ये क्या है, अगर ये 15 है तो ये क्या है, अगर ये 50 है तो ये क्या है। अरे समझ गया ना, तो कंपैरिजन पता चला, नहीं पता चला, अरे पता चला। इस तरह से हम ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। नोट करो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये सब। सेकंड लिखो, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना। आंतरिक प्रतिरोध ही तो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना। डालो हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, चलो। ये ठीक है भाई, सही है। आपको दोबारा बनाना है डायग्राम पूरा। अब हम क्या करेंगे, देखो इधर, यहां से अब आप क्या निकाल रहे हो, सेल का ईएमएफ। एक ही सेल का ईएमएफ निकालोगे ना, फिर दो दो को निकालोगे, एक को ही निकालेंगे। अब एक ही सेल कनेक्ट करो, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा, निगेटिव, और इसका यहाँ पर एक छोटा सा क्या बना दो, इंटरनल। इसको आपको क्या करना है, फाइंड, ठीक है। और यहाँ क्या लगा हुआ है बताओ, एक गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी, सही है। अब समझो, यहां से यहां पर आपको एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। यहां मान लेता हूं मैं एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया मैंने, कैपिटल आर, और यहाँ क्या लगाया, एक स्विच, और इसको ऐसे कनेक्ट। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है ना, ये जो है ना, ये पूरा एक सेल है, समझ लो। इसमें सेल का ईएमएफ मान लेते हैं ई, कैपिटल ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। नहीं, इंटरनल को स्मॉल आर मानेंगे ना, कैपिटल आर मतलब बाहर वाला, इंटरनल मतलब सेल के अंदर का ही, तो स्मॉल आर मानेंगे, ठीक है। ये पूरा जो डैश डैश करा है ये पूरा एक सेल है। तो बाहर से एक वायर हमने लगाया, उसमें एक रेजिस्टेंस भी लगाया। तब ये भी यूज में बताऊंगा, इसको बनाओ पहले डायग्राम को जल्दी।
ठीक है, क्या फाइंड करना है? स्मॉल आर। स्मॉल आर ही तो क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है यहाँ से आप। ठीक है, तो जैसा अभी करा था बिल्कुल वही करेंगे। देखो कैसे करेंगे, समझेंगे इधर सब बोर्ड पर। आप क्या करना है आपको, पहले ये जो नीचे वाला रेजिस्टेंस लगाया ना, इसका स्विच क्या कर दो, ऑफ। ये स्विच ऑफ है ना। स्विच ऑफ करने का मतलब क्या है कि अब यहां से जो करंट आएगा ना, बैटरी जो देगी, वो केवल इस वायर में जाएगा, ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं जाएगा। स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है मतलब यहाँ कुछ भी लगाया उससे कोई मतलब नहीं है। अब करंट केवल यहाँ से जाएगा, इधर चला जाएगा। अरे समझ गए? जैसे मैंने अगर इसका स्विच ऑफ कर दिया तो ये लाइट में जाने वाला करंट ही तो बंद हुआ है। क्या इसमें जाने वाला करंट भी बंद हो गया? इसमें नहीं होगा ना। अब करंट आया तो, लेकिन केवल इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। ऐसे ही देखो, यहाँ स्विच अगर मैंने ऑफ कराया तो ये वाली चीज बंद, मतलब इसमें करंट अब नहीं जाएगा, करंट ऐसे जाएगा ऊपर की। समझ गए? अब आ गया समझ गए? ठीक। तो नीचे करंट नहीं जा रहा, हम पहला केस ये ले लेते हैं, तो समझो इसमें तो जाएगा ना करंट। फिर से मैंने क्या करा, जॉकी को पकड़ा और ऐसे टच करा रहा हूं। ठीक है, इधर टच कराया, इधर डिफ्लेक्ट हो गई, इधर कराया, इधर डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब पॉइंट इधर कहीं। अब चलो बीच में ही बना देते हैं ऐसे। मान लो ये वो पॉइंट है जहां पर करंट क्या होगा इसमें, अरे करंट क्या हो रहा है इसमें, जीरो। इस पॉइंट पे करंट इसमें क्या है, तो मान लेते हैं ये लेंथ कितनी है वायर की, L1। L1 लेंथ पे इसमें करंट जाने वाला कितना हो गया, जीरो। दैट इज सेल का ईएमएफ और इस लेंथ का वोल्टेज क्या होगा आपस में, जीरो बराबर। सेम होंगे तभी तो करंट इसमें नहीं जाएगा ना, अभी तो समझाया। सेल का वोल्टेज और इतनी लंबाई के वायर में जो वोल्टेज है, वो दोनों क्या हो गए हैं, सेम। तभी यही रीजन है कि इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट क्या दिखा रहा है अब ये, सेम। अरे जीरो, करंट जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। वो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दिया, करंट कहना है सेम। सही है। कुछ तो बोलो, गलत ही बोलो तभी तो सही पता चलेगा। मतलब समझ में तो आ रहा है कुछ, है ना? ठीक। अरे सही है। तो अब इसमें इतनी लेंथ का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इतनी लेंथ का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला भी होता है V इक्वल टू के एल। तो लगाओ, V1 मान लेते हैं। ये चलो V मान लो, चलो V1 मान लो। V1 इक्वल टू के, इस V1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, क्रिश, E लिख सकता हूं ना, क्योंकि V1 और E बराबर हो गए तभी तो करंट क्या है, जीरो। तो इस V1 की जगह मैं E लिख सकता हूं। E इक्वल टू क्या आ गया, के। इक्वेशन नंबर, जो काम अभी करा था बिल्कुल वही वो ही काम किया है, पहले सेल के लिए जो किया था, याद है? पहले सेल में हमने कहा था इसमें करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों क्या हो गए, बराबर। तो निकाल दिया उसको। अब मैंने नीचे वाले को क्या कर दिया भैया, स्विच ऑन। अब स्विच ऑन करने का मतलब ये है कि अब इस सर्किट में करंट का फ्लो होने लगेगा। ये सेल जो आपने लगाया है ये भी तो करंट देगा नहीं देगा, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल। तो ये सेल अब इस सर्किट में करंट फ्लो करा रहा है, तो करंट फ्लो होगा, अरे होगा, बिल्कुल होगा। ठीक। तो अब बताओ, अब जो न्यूट्रल पॉइंट यहां पे था वो यही होगा या चेंज हो जाएगा? देखो जब ये ऑफ था तो यहां हम कह रहे थे ये सेल का ईएमएफ है, लेकिन जब ये ऑन हुआ तो सेल एक्टिव हो गया, सेल ने करंट देना शुरू कर दिया। तो जब सेल करंट देने लगता है तब जो उसका वोल्टेज है वो ईएमएफ के बराबर ही रहता है या चेंज हो जाता है? दुकान से सेल लाते हो 5 वोल्ट का, सर्किट में लगाने के बाद 5 वोल्ट का ही होता है या चेंज हो जाता है? चेंज हो जाता है, हैं? चेंज हो जाता है, तुमने नहीं पढ़ा है, इन्होंने पढ़ा। चेंज हो जाता है, उसका कुछ पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम, क्योंकि अब करंट इंटरनल रेजिस्टेंस में भी जाएगा। इस सेल का करंट अब इंटरनल रेजिस्टेंस में भी जाएगा। तो जो चेंज हुआ हुआ नया पोटेंशियल होता है उसको क्या बोलते हैं, हैं? क्या कह रहे हो?
खत्म हो गई, यहाँ क्या कह रहे हो? सुना नहीं क्या बोला मैंने? क्या कहते हैं नए पोटेंशियल को? अरे ये तो ईएमएफ है ना इसका। जब हमने इसको कनेक्ट करा, देखो अब सुन लो, अब तो आ रही है बात। जब इसको ऑन करा स्विच को, तो सेल ने करंट देना शुरू कर दिया ना, सेल ने करंट देना शुरू कर दिया। अब तो इसका ईएमएफ सेल का ई नहीं होगा ना, चेंज हो जाएगा ना, तो उस चेंज वाले को क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं ना उसको। अरे टर्मिनल पोटेंशियल वी जिसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ई नहीं है, क्या है? ये चेंज हुआ ना। तो जब ये चेंज हो गया, तो ये वायर की लंबाई तो ई के बराबर थी ना। अब ई चेंज हो गया, वी बन गया है। तो ये भी लंबाई क्या हो जाएगी? दैट इज, अब न्यूट्रल पॉइंट अब यहाँ नहीं होगा कहीं। इसको ऑन करते ही इसका पोटेंशियल बदला, इसका पोटेंशियल बदला, तो तार की लंबाई बदल जाएगी। क्योंकि ये तो 10 के लिए थी, मान लो 10 वोल्ट था, तो ये 10, अब वो 8 हो गया, तो 8 के लिए भी यही होगी क्या? चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी ना कुछ। क्या हो जाएगी? कम। बढ़ेगी थोड़ी, क्या होगी? ये तो पता ही है पक्का कम ही होगी, क्योंकि ये कम हुआ ना करंट देने से। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ आ गया। ये दो दो जॉकी नहीं है, समझ रहे हो ना? कभी गैल्वेनोमीटर से दो जॉकी निकाल दो, इसी जॉकी को यहाँ लगा दिया। वो पहला केस था, अभी दूसरा केस है। उसे ऐसे डैश डैश कर दो, ये पहले था, अब ये है ना? ठीक, अरे सही है। तो अब इसका टर्मिनल पोटेंशियल बराबर होगा इस लेंथ के, इस लेंथ को क्या मान लेते हैं हम? L2। तो बताओ भैया क्या लिख सकते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है? V। तो V इज इक्वल टू K इंटू, बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई? यहाँ E इक्वल टू K इंटू L1 था जब नीचे वाला सर्किट ऑफ था। अब ऑन करा तो E किस में कन्वर्ट हो गया? V में। ईएमएफ पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो V इक्वल टू K इंटू L2। अरे क्लियर है? इसको क्या मान लो इक्वेशन नंबर? समझे कि नहीं? ये ठीक, दोनों को क्या कर दो? भागा लगा दो, भागा। तो E को डिवाइड कर दो V से, और इधर क्या आ जाएगा? KL1, और इधर K से K, E अपॉन V इज इक्वल टू क्या आया? L1 अपॉन, निकालना क्या है? निकला क्या है? E अपॉन V इक्वल टू L1 अपॉन L2। निकालना क्या है? R। तो इसे भी क्या मान लो इक्वेशन नंबर? ओम का नियम किसे याद है तुम दोनों में से? ओम का नियम, हाँ, ओम का नियम पढ़ाया था स्कूल में, याद है? फॉर्मूला बता दो बस, उसका क्या था? हम्म, चलो थोड़ा हिंट दे देते हैं। B इज इक्वल टू, चलो ऐसे पढ़ा होगा तुमने, R इज इक्वल टू, क्यों ना, तो बता दिया था यार पहले ही दिन, ओम का नियम। R इज इक्वल टू, बताओ, V अपॉन आई। पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड करते हैं, रेजिस्टेंस मिलता है। ये ओम का नियम नहीं पढ़ाया था 10th में? भूल गए? चलो कोई बात नहीं। अगर यहाँ से V निकालोगे तो I इधर चला जाएगा, तो आई आर। तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये भी ओम्स लॉ सेम है, वही है। ठीक, अच्छा, V इक्वल टू आई आर है। अभी तक इंटरनल रेजिस्टेंस कहीं नहीं आया, देखो ये स्मॉल आर अभी तक कहीं नहीं आया है। आई का वो फॉर्मूला बताओ जिसमें हमने आपको बताया था इंटरनल रेजिस्टेंस भी आता है। आई का कोई करंट का ऐसा फॉर्मूला था जिसमें स्मॉल आर आता है? क्या था बताओ? करंट का वो फॉर्मूला जिसमें स्मॉल आर आता है, यार पूरा तो हिंट दे दिया है। क्या? नहीं, आई का क्या फॉर्मूला था? आई का, केवल आई का। हम्म, वहां से निकालना चाह रहे हो? केवल हमने निकाल के फाइनल आंसर बताया था, वो फाइनल बताओ ना, फिर से डेरिवेशन करने लगे माइंड में। हाँ भाई, करंट का क्या फॉर्मूला होता है? करंट का पूरे सर्किट के लिए, पूरा सर्किट इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो, ई भी हो, आर भी हो, सब कुछ हो उसमें, पूरे सर्किट के लिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है? बताएगा कोई इधर से? वैभव फर्स्ट, वैभव सेकंड। न्यूमेरिकल भी करे हैं तुमने तो इस पर, बताओ। अरे यार इसको क्यों भूल जाते हो? तो बहुत आसान है।
देखो जब भी मैं बोलूँ ना पूरे सर्किट के लिए करंट का फॉर्मूला बताओ, तो ऊपर आएगा टोटल ईएमएफ, नीचे आएगा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ हमने क्या माना है इसका ई। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना है भैया, इस वाले सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, बस आ रही है टोटल, टोटल कितना है, बस कैपिटल आर है। ये ना बताया अभी मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी तो है। तो टोटल कितना हुआ, आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अरे समझ गए, तो ई को डिवाइड करो कैपिटल आर प्लस, ये है फॉर्मूला, ये लिखवाया ना फॉर्मूला। ठीक, इसमें जो आई की वैल्यू है उसको कहाँ पुट कर दो, यहाँ पे पुट करो, तो करो जरा क्या आएगा, बी इक्वल टू, यहाँ रख रहे हैं आई की जगह भैया, तो क्या आएगा ई अपॉन आर प्लस, और इक्वल टू में भी क्या, इधर भी क्या है इनटू में इसके। फाइंड क्या करना है, यहाँ से स्मॉल आर निकाल लो, कैसे निकालोगे बताओ, क्या करूं, क्या करूं, इसके नीचे 1 1 के क्रॉस यहाँ कर लेते हैं, वहां से यहाँ आ गए, ठीक है। तो देखो v की r से करोगे क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये v r प्लस आर। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट जहां समझना है बता देना। देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, अब इसकी, तो ई आर की 1 से करोगे क्या आएगा, इस v को हमें r निकालना है ना, तो इस v को कहां पहुंचा देते हैं इसके, तो r प्लस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल ई इंटू आर अपॉन में v। सही है यहाँ तक, r निकालना है ना, तो इस r को भी किधर फेंक देते हैं, उधर। तो r इज इक्वल टू ई आर अपॉन में v माइनस के क्या आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ कॉमन है क्या दोनों में, कैपिटल आर दोनों में कॉमन है, तो कैपिटल आर को अगर बाहर निकाल दूं मैं, तो यहाँ क्या बचेगा ई अपॉन, और यहाँ तो आर बाहर, आर ही था वो भी बाहर, तो 1 बचा। तो ये आपका क्या आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अरे सही है, अभी नहीं, अभी और सुनिए क्या, ये जो ई अपॉन वी है, इसकी जगह देखो अभी क्या निकाला था इक्वेशन 2 में, L1 अपॉन L2। तो इस ई अपॉन वी की जगह L1 अपॉन L2 लिख सकते हैं, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं नीचे, है ना, तो इधर अलग नोट करना। ई अपॉन वी की जगह फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से R इज इक्वल टू कैपिटल आर L1 अपॉन माइनस, अब देखो ध्यान से इधर देखो, ये जो बाहर आर लगाया है ये तो पता है कितने ओम का है, हम नहीं लगाया है, तो हमें ये पता होता है कितने ओम का है। L1 L2 आप स्केल से मेजर कर लोगे कि L1 कितनी लेंथ पे आया था पहला वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट कितनी लेंथ पे आया, मेजर कर लोगे बस। आर की वैल्यू यहाँ L1 L2 की है, हाँ स्मॉल आर निकल जाएगा, जो सेल लगाया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ऐसा निकाल सकते, समझ गए, नोट करो। ये जो दो यूज हमने अभी पढ़े ना, दोनों सेल का आपने ईएमएफ कंपेयर कर लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बता दिया, ये सब वोल्ट मीटर से कर सकते हो क्या, जो वोल्ट मीटर होता है उससे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये उससे सुपीरियर है, तो ज्यादा अच्छा है, हर मामले में अच्छा है, बस बस लाने ले जाने में थोड़ा सा वो, क्योंकि ये हैवी बहुत है, ये हैवी बहुत है ना, इसको बार बार कहीं पे हम ले जा नहीं सकते, इसके पास लेके आनी पड़ेगी चीजें अगर पोटेंशियल मेजर करना है तो इसके पास आओ, ये कहीं नहीं जाता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बस देखो इसके दो ही यूज है, आपके कोर्स में दो ही यूज है, तो हमने दो ही कराए हैं, जैसे और भी यूज होते हैं वो पढ़ने नहीं है, फायदा नहीं है ना, सिलेबस में ही। अब ये चैप्टर खत्म ही है लगभग, थोड़ा सा कोई एक आध टॉपिक रह गया होगा छोटा सा, तो वो कल समझा के कल मैं नई यूनिट स्टार्ट करूंगा, नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ये खत्म हो गया, कौन बोला, हाँ खत्म हो गया भाई, ये खत्म हो गया, सही है। तो कल नई यूनिट और नया चैप्टर, छुट्टी मत करना कोई भी, पहले दिन छुट्टी कर लोगे पूरा चैप्टर गोल हो जाएगा।